हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हिंदी में इसको कहते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये जो चैप्टर के नोट्स है ये हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बनाई हुई है ताकि सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। तो चलिए हम चैप्टर को समझते हैं। यहाँ पे दो टर्म दिया गया है, नेशनलिज्म और यूरोप। ये दोनों टर्म को हम पहले एक एक करके समझ लेते हैं। पहले दिया गया है नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का एक अगर हम सिंपल सा मीनिंग समझे तो ये होता है अपने देश के प्रति प्यार या फिर गर्व की भावना, ए फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर कंट्री। अगर आपको आपके देश के प्रति प्यार है, एक लव है, तो वहाँ पे वो हम कह सकते हैं कि वो एक नेशनलिज्म का वो सिंबल है। और ये देश के प्रति प्यार या फिर गर्व की भावना हमें खास करके तब नज़र आती है जब कोई हमें ऐसा सॉन्ग प्ले होता है देश से रिलेटेड, जैसे कि 15 अगस्त में या फिर 26 जनवरी में। उस टाइम आप देखते होंगे कि अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, सॉन्ग्स वगैरह बजते हैं हमारे देश से रिलेटेड। तो उस टाइम हमें क्या होता है कि अपने देश के प्रति एक गर्व महसूस होता है और एक प्यार भी आता है। तो दैट इज़ नेशनलिज्म। अगर हम यूरोप का बात करें तो यूरोप कोई कंट्री नहीं है, कोई देश नहीं है। यूरोप क्या एक कॉन्टिनेंट है। जैसे कि हम एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं, हमारी जो भारत देश है इंडिया, तो ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आती है, ठीक है, इंडिया। उसी तरह से यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है या कोई देश नहीं है। और इस कॉन्टिनेंट के अंदर में बहुत सारे कंट्रीज़ होंगे जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, चैप्टर की जो शुरुआत होती है एक खूबसूरत सी तस्वीर के साथ होती है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो इस तस्वीर में क्या क्या चीज़ें दी गई, हम एक एक करके उन सभी चीज़ों को समझेंगे। देखो, यहाँ पे 4 चीज़ों को आप देख सकते हो। पहले यहाँ पे ये जो है ये यीशु मसीह हैं जो कि आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पे ये लोग जो हैं सभी लोग मार्च कर रहे हैं। एक एक करके हम इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और यहाँ पे मोनार्की के कुछ वेस्ट हम बोल सकते हैं, जो कि मान के चलो जैसे मोनार्की यानी कि जो राजा महाराजा होते हैं तो उनके जो अवशेष बचे हुए थे तो वो सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इस तस्वीर को और डिटेल में यहाँ पे हम समझेंगे। इस तस्वीर का एक हम अगर नाम का बात करें तो इस तस्वीर का नाम दिया गया है द पैक्ट बिटवीन नेशन, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रों के बीच संधि। इस तस्वीर का नाम है, ओके। अच्छा, इस तस्वीर से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, इस तस्वीर से क्या मैसेज दिया जा रहा है? तो ये तस्वीर से मैसेज दिया जा रहा है द ड्रीम ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। एक ड्रीम देखा जा रहा है, यानी एक कल्पना किया जा रहा है कि जो आगे फ्यूचर में आने वाला जो देश होगा या फिर एक जो हमारी कॉन्टिनेंट होंगी वो एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक होंगी। डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक कहने का मतलब क्या हो गया कि जनता का शासन चलेगा। जैसे उस समय क्या हो रहा था कि राजाओं और महाराजाओं का जो है शासन चल रहा था, तो उनकी शासन न चल के जनता का शासन चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डेमोक्रेटिक। और सोशल रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जैसे भारत का अगर देखा जाए तो सबसे सर्वोच्च पद कौन सा होता है, राष्ट्रपति का। तो उस राष्ट्रपति के पद पे आप भी बैठ मतलब आप भी वहाँ पे राष्ट्रपति के पद पे आपका भी नियुक्ति हो सकती है अगर आपको वोटिंग करके आप वहाँ पे जा पाते हो। तो कोई भी एक आम इंसान भी उस पद तक पहुँचा जा सकता है, जिसको हम सोशल रिपब्लिक कहते हैं। तो सिंपल सा मीनिंग यही हो गया डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का कि एक स्वतंत्र देश की कल्पना करना और जिसमें जनता शासन करेगी, ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन आता होगा हमारे मन में कि ये जो तस्वीर है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये जो तस्वीर है ये कब और किसने बनाई होगी, ठीक है। ये क्यों बनाई होंगी ये तो हम यहाँ पे मैसेज में समझ लिए, बट कब और क्यों बनाई होंगी तो इसके बारे में आगे यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो तस्वीर है ये 1848 में फ्रेडरिक सोर्यू नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाई थी, ठीक है। ये जो तस्वीर है ये 1848 में फ्रेडरिक सोर्यू नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाई थी। और ये जब वो इस तस्वीर को बना रहे थे उस टाइम ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल एक ही तस्वीर बनाई होंगी, उसमें उस टाइम उन्होंने 4 प्रिंट्स और बनाए थे, जिसमें से एक आप लोग को प्रिंट यहाँ पे वो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन वो जो चारों ही प्रिंट उसने बनाए थे ना, वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाए होते हैं, ठीक है। जैसे कि
उन्होंने ये इस चीज़ को ध्यान में रखा कि आगे आने वाला जो फ्यूचर होगा, जो भविष्य होगा, उस टाइम उन्होंने एक स्वतंत्र भारत की या स्वतंत्र यूरोप की वो कल्पना करते हुए उन्होंने इस तस्वीर को बनाया था। तो उस तरह की उन्होंने 4 तस्वीर बनाई थी, जिसमें से आप लोग को यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई दे रही है। अब हम इस तस्वीर में जितनी भी चीज़ें दी गई है, ये 4 चीज़ें जो कि अभी मैंने आप लोग को ऊपर में दिखाया था, इन सब के बारे में हम एक-एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम ये जो एक लंबी भीड़ आप लोग को दिखाई दे रही है लोगों की, तो ये भीड़ क्या है, किनकी है, इसको हम पहले यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे दिया गया है, द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन। जो यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं, चाहे वो मैन हो या फिर वुमेन हो, सभी एजेस के और सभी क्लासेस के, यानी कि सभी जाति के लोग जुलूस निकाल रहे हैं, यानी कि मार्च कर रहे हैं एक लॉन्ग ट्रेन में। ये आप लोग को दिखाई दे रहा है एक ट्रेन की तरह, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये इस तस्वीर को दिखा रहा है, जिसमें ये जो लोग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लोग कौन है, तो यूरोप और अमेरिका के ही व्यक्ति हैं, जिसमें से कुछ मैंस हैं, वुमेन्स भी हैं, सभी एजेस के, सभी सोशल क्लासेस के, यानी सभी जाति के, सभी धर्म के, और सबको क्या कर रहे हैं, मिलकर एक जुलूस निकाल रहे हैं एक लॉन्ग ट्रेन की तरह। और उस जुलूस को निकालते हुए किधर जा रहे हैं, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा आपको, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं और उनको सलाम करते हुए, यानी कि उनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि श्रद्धा देते हुए वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में देखा जाए तो इनके दोनों हाथ में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। जैसे फर्स्ट हाथ में जो है ये है टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, और सेकेंड हैंड में है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। अब देखो यहाँ पे मैन क्यों लिखा गया है, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, मैन के जो अधिकार हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखी गई है। मैन लिखा गया, ह्यूमन क्यों नहीं लिखा गया है? तो उस समय क्या था कि उस समय जितनी भी बातें होती थी वो मैन को ही लेके होती थी, महिलाओं को उतना दर्जा नहीं दिया जाता था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से इनके हाथ में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, और यहाँ पे ये जो है टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है। तो ये दोनों का क्या मैसेज है, तो फर्स्ट में दिया गया टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट रिप्रेजेंट फ्रीडम एंड लिबर्टी। जो टॉर्च इनका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम को और लिबर्टी को, यानी कि वही आज़ादी को रिप्रेजेंट करता है। और इनके हाथ में जो ये एक चार्ट है वो पुरुषों के अधिकारों का एक घोषणा पत्र है, ठीक है, यानी कि एक चार्टर है। सो यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे हमने अभी तक 2 चीज़ें देख ली, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देख लिया और ये लॉन्ग चेन में जो भी एक ट्रेन की तरह आ रहे हैं आदमी, तो उनके बारे में समझ लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड आर लीडिंग द वे ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी विद देयर फ्लैग्स। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ फ्लैग्स आप लोग को भी दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से जो सबसे फर्स्ट वाला जो फ्लैग है ना, ये यूनाइटेड स्टेट का है, देन इसके बाद स्विट्ज़रलैंड का है। ये सबसे आगे आगे जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? इनके आगे जाने के पीछे कुछ तो रीज़न होगा। तो रीज़न यहाँ पे दिया गया है कि उस टाइम ये दोनों ऑलरेडी एक नेशन स्टेट्स बन चुके थे, इस वजह से ये आगे आगे जा रहे हैं। ओके, देन फॉलोड बाय फ्रांस, जर्मनी। अब देखो इसके उसके पीछे, यानी कि स्विट्ज़रलैंड के पीछे में फिर कौन है? फ्रांस है, देन उसके पीछे फिर जर्मनी है। अब देखो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि दैट टाइम जर्मन पीपुल्स आर नॉट इन द पार्ट ऑफ यूएस। उस समय जो जर्मन पीपुल थे वो यूएस का एक पार्ट नहीं थे, ठीक है। तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, देन स्विट्ज़रलैंड, देन इसके बाद फ्रांस है, जर्मनी है, उसके बाद ऑस्ट्रिया है, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज। अब ये जो यहाँ पे दिया गया है द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस समय इटली का यूनिफिकेशन हो रहा था। तो ये आगे भी हम पढ़ने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। तो इस वजह से यहाँ पे दिया गया है द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, 2 भागों में बटा हुआ था। तो इस वजह से वहाँ के जो राजा थे वो झंडों को लेके जा रहे थे। देन उसके बाद है लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड देन रसिया। तो उनके पीछे पीछे इस तरह से ये सारे लोग अपने झंडे को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे आप लोग को यीशु मसीह का एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, जो कि ब्लेसिंग दे रहे हैं इन सब को, ठीक है। चलो ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा।
देन अब देखो इस तस्वीर में नीचे में यहाँ पे जो आप लोग को मैंने बताया था कि मोनार्की के ये सारे अवशेष पड़े हुए हैं, यानी कि जो मोनार्की से चले गए उनका जो भी अवशेष बचा हुआ होगा, चाहे वो मुकुट होगा या फिर उनके राजभवन का जो भी कोई टुकड़ा होगा, जो भी चीज़ें होंगी तो वो इनके अवशेषों को यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पे एक टर्म दिया गया है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो राजा या फिर महाराजा थे वे अपने कंट्रोल में शासन चलाते थे, यानी कि अपनी मर्जी से उसको जैसा मन चले जैसा मन किया उसके अनुसार वे अपने शासन को चला रहे हैं। और यहाँ पे जो अवशेष पड़े हुए हैं उन्हीं राजाओं और महाराजाओं के हैं, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। तो देखो ये नोट्स पढ़ने में आपको बहुत ही ये आसानी होगी और पढ़ के आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हमारे एनसीईआरटी बुक में एक टर्म और दी गई है यूटोपियन विज़न। ये क्या होता है? तो ए विज़न ऑफ ए सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। यानी कि एक ऐसे समाज की कल्पना की गई थी जो फ्यूचर में यानी भविष्य में बन पाना वैसा बहुत ही मुश्किल होगा। यानी कि जो भी फ्रेडरिक सॉर्यू ने जो तस्वीर बनाई थी, जो कि अभी मैंने यहाँ आप लोग को दिखाया था, तो ये जो तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है, तो ये तस्वीर भविष्य में बन पाना ये एक मुश्किल काम था जो कि दिखाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दी गई थी यूटोपियन विज़न का मतलब वही है कि जो तस्वीर में दिखाया गया था वो भविष्य में उस चित्र की तरह ही हो पाना मुश्किल था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे दिया गया है कि इन द 19th सेंचुरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप केम वेरी स्ट्रांगली। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि जो नेशनलिज्म का जो ये आइडिया था वो यूरोप में बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो बढ़ा था। इस वजह से उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे नेशन स्टेट्स फिर बने और जो मोनार्की यानी कि जो राजाओं का जो शासन चल रहा था तो वो बहुत जगहों से हट गया था। इसके बाद एक टर्म यहाँ पे दिया गया है नेशन स्टेट। व्हाट इज़ नेशन स्टेट? तो नेशन स्टेट का मतलब क्या होगा कि ग्रुप ऑफ पीपुल विद द सेम कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री ईटीसी। तो नेशन स्टेट किसको कहेंगे? लोगों का एक समूह जिसकी कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री सबकी सेम होगी, तो इसी को हम नेशन स्टेट कहते हैं। जैसे जो हमारी इंडिया है ये एक नेशन स्टेट है क्योंकि इसमें अपना सबका एक कल्चर है, एक ग्रुप ऑफ पीपुल का मतलब इतने सारे लोग हैं, उनका सबका जो कल्चर है वो एक है। इसी तरह से सबकी जो भाषा है वो एक है। अब भाषा आप बोलोगे सर तो ये तो अलग अलग भाषा भी हमारे इंडिया में बोली जाती है, लेकिन एक राष्ट्रभाषा भी है हिंदी। तो देखा जाए तो एक कॉमन भाषा हमें तो मिला, तो इसी तरह से हमारी हिस्ट्री भी जो है वो इक्वल ही होगी। तो यहाँ पे नेशन स्टेट कहने का मतलब वही चीज़ हो गया कि एक पीपुल का एक ग्रुप होगा जिसकी कल्चर या फिर लैंग्वेज या फिर हिस्ट्री सबकी सेम होंगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो जो कंट्री होगा वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगा। जैसे 1947 के पहले जो इंडिया था वो नेशन स्टेट नहीं था, क्योंकि उस टाइम हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं थी। तो इंडिपेंडेंट तब होने पर ही हम उसको नेशन स्टेट बोल सकते हैं। जब तक कि वो स्वतंत्र नहीं है, अगर उस पर कोई और राज कर रहा है तो उसको हम कभी भी नेशन स्टेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग का मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। हिंदी में इसको कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये स्टार्ट हुआ था 1789 में फ्रांस में। अच्छा, ये कैसे स्टार्ट हुआ होगा? ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है 1789 में जो स्टार्ट हुआ, ये कैसे आखिर स्टार्ट हुआ होगा? तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि किंग्स वेयर रूल्ड इन 1789, यानी 1789 से पहले जो राजा थे वो शासन कर रहे थे। इसके वजह से जो पीपुल्स थे, जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो राजा थे उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे। सो द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज स्टार्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट मोनार्ची। सो इस वजह से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने विरोध करना शुरू किया मोनार्ची के विरुद्ध, यानी कि राजाओं के विरुद्ध प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। देन आगे दिया गया है विरोध करने से क्या हुआ, तो क्रिएट ए सेंस कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ अमॉन्ग फ्रेंच पीपुल। जो फ्रेंच पीपुल थे उनमें एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ लाया गया, यानी कि अपनी पहचान बनाने के लिए फ्रांस के लोगों में कुछ विचार डाले गए और इससे कुछ चेंजेस हुए। कौन कौन से ऐसे चेंजेस हुए थे?
आगे हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आपका 100% कन्फर्म्ड है कि रख लो रहने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप समझ लेना कि कौन कौन से चेंजेस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हुए थे। इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, कौन कौन से सेंस कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ क्रिएट हुए थे। तो ये दोनों तरीके से पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। सो चलो हम समझते हैं एक एक करके कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस आए थे। ठीक है, सो फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है कि आइडिया ऑफ लैपेट्री, जिसको हम द फादरलैंड कहते हैं, एंड ली सिटोयन यानी कि द सिटीज़न इम्फेसाइज्ड। अब इसका मतलब क्या हो गया कि एक आइडिया लाया गया और बताया गया फ्रांस के लोगों को कि जो धरती है वो हमारे पिता के समान है। जैसे इंडिया में हम कहते हैं ना मातृभूमि, जैसे धरती हमारी माता है, इसी तरह फ्रांस के लोगों को वहाँ पे उस टाइम जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनके तरफ से बताया जा रहा था कि जो ये धरती है, फ्रांस की जो धरती है वो हमारे पिता के समान है और हम सब यहीं के, इस धरती के ही हम नागरिक हैं, यहीं के नागरिक हैं, इसलिए हमें एक बराबरी का हक मिलना चाहिए। इस पर इम्फेसाइज किया गया, यानी कि एक जोर दिया गया, मतलब लोगों को बताया जाने लगा। दूसरा दिया गया है कि ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया जो कि 3 कलर का था और पहले का जो एक रॉयल स्टैंडर्ड टाइप का जो फ्लैग था उसको हटा दिया गया, जिसको हम राजध्वज हिंदी से यहाँ पे कहते हैं रॉयल स्टैंडर्ड को। ठीक है, तो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग की जगह पे एक नया ट्राई कलर का फ्लैग लाया गया। देन इसके बाद आगे दिया गया है स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन्स, यानी कि एक नया स्टेट जनरल इलेक्ट किया गया और इस स्टेट जनरल का नाम बदल कर नेशनल असेंबली रख दिया गया। अगर आप एक्टिव सिटीजन्स का बात करो कि एक्टिव सिटीजन्स होते क्या हैं, तो इसके बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है कि वोट ओनली दोज पीपुल हु पे टैक्स, यानी कि वोट केवल वही लोग दे सकते हैं जो टैक्स पे करते हो या फिर जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो सिर्फ पुरुष हों, महिलाओं को उस टाइम वोट देने का अधिकार नहीं था। सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देन आगे दिया गया है न्यू हाइम्स वेयर कंपोज्ड, यानी कि नए नए भजन बनाए गए, नए नए गीत लिखे गए, ओथ्स टेकन, शपथ लिया गया, एंड मार्टियर्स कॉमोरेटेड, यानी कि शहीदों को याद किया गया। मेमोरेटेड का आप यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग भी ऐसे ही समझ सकते हो कि मेमोरी से रिलेटेड होता है ना, याद करना, तो वही चीज़ है कॉमोमरेटेड। ठीक है, तो नए नए भजन बनाए गए, यानी नए नए गीत बनाए गए ताकि देशभक्ति का भावना जगे। ठीक है, शपथ लिया गया, देन वही है शहीदों को याद किया गया। आगे दिया गया है ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स, यानी कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लाई गई थी, यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया गया था जिसमें सभी लोगों के लिए समान कानून बनाया गया था, सभी लोगों के लिए एक ही तरह का कानून होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आगे दिया गया है इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वेर एबोलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ का मतलब टैक्स होता है, जो भी टैक्स देने पड़ते थे तो उसको एबोलिश्ड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। कहने का मतलब क्या हो गया कि उस टाइम जो फ्रांस था वो 3 भागों में डिवाइड था, 3 भागों में बटा हुआ था। जैसे यहाँ पे देख लो 3 भागों में बटा हुआ है, तो सपोज़ करो यहाँ पे इस एरिया से हम इस एरिया में गए तो इसके लिए टैक्स देना पड़ा, फिर इस एरिया से इस एरिया में आए तो उसके लिए टैक्स देना पड़ा, तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और जो भी ड्यूज़ वगैरह थे उसको भी हटा दिया गया। आगे दिया गया है ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज एडॉप्टेड, यानी कि कोई भी ऐसा वेट या फिर नापने जैसी कोई एक वस्तु होती थी जिसको हम नापते थे या फिर तौलते थे, तो अलग अलग जगहों पे उसकी जो वेइंग थी वो अलग अलग थी। जैसे मान के चलो हम इस एरिया में हैं तो इसकी जो मान के चलो 10 केजी की वेट है, इस एरिया में 9 केजी के बराबर है, चाहे इसमें हो सकता है ये 5 केजी के बराबर होगी। तो यहाँ पे जो ये ऐसी जो ये असमानताएँ थी, अलग अलग वेट थे, नापने का अलग अलग जो भी तरीके थे, तो उसको ख़त्म कर दिया गया और एक समान व्यवस्था लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे दिया गया है फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज, और फ्रेंच को एक नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। अलग अलग लैंग्वेज थे, ऐसा नहीं कि हमारे भारत में भी देखा जाए तो अलग अलग लैंग्वेज हैं, लेकिन हमारी एक राष्ट्रभाषा भी है हिंदी। इसी तरह से वहाँ पर भी अभी भी अलग अलग वहाँ पे भी लैंग्वेज होंगे, लेकिन
उस टाइम भी थे, अलग अलग लैंग्वेज थे, लेकिन एक राष्ट्रभाषा बना दिया गया फ्रेंच को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद हम आगे आते हैं। नाउ द रिवॉल्यूशनरीज डिक्लेयर्ड दैट दे हेल्प पीपुल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। अब देखो यहाँ तक हमने समझ लिया है कि जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो फ्रांस में काफ़ी काम कर चुके थे और फ्रांस के लोगों को काफ़ी मदद कर चुके थे। अब जो फ्रांस में जो भी काम हुआ था, जो भी राजाओं या फिर महाराजाओं का जो शासन चल रहा था, वो ख़त्म कर दिया जो भी फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने। ठीक है, तो वो जो भी रिवॉल्यूशनरीज ने जो भी काम किया था फ्रांस में, वो अब वो चाहते थे कि ये पूरे यूरोप में भी जो राजाओं की जो एक शासन चल रही है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, फ्रांस में ख़त्म होने के बाद वे अब पूरे यूरोप में जितने भी कंट्रीज़ होंगे, सारे कंट्रीज़ में भी इसी तरह से राजाओं के जो भी शासन चल रहे थे तो उसको वो हटाना चाहते थे और एक नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे। ठीक है, सो आगे यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन द न्यूज़ इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, यानी कि जो यूरोप के अलग अलग सिटीज़ थे, डिफरेंट सिटीज़ थे, या फिर हम कंट्रीज़, अभी हम कंट्री उसको कहते हैं, लेकिन जो डिफरेंट हम कह सकते हैं सिटीज़ थे। तो फ्रांस में ये जो घटना हुई थी, यानी कि ये जो यहाँ पे चेंजेस हुए थे, राजाओं का जो शासन था उसको उनको मारकर भगा दिया गया। ठीक है, उनको हटा दिया गया। तो ये अब पूरे यूरोप के सिटीज़ में अब धीरे धीरे फैलने लगा। तो जब ये चीज़ें स्टूडेंट्स या फिर एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग ने सुना, दूसरे सिटीज़ के जो भी स्टूडेंट्स थे या फिर पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे, जब उन्होंने सुना तो उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, जैकोबिन क्लब्स क्या होता है, तो ये एक पॉलिटिकल क्लब होता है जहाँ पे जो भी सरकार नीतियाँ बनाती हैं उसकी चर्चा की जाती है। जैसे सरकार के तरफ से कोई भी एक नीति बनाया गया, कुछ भी बनाया गया, तो उसके बारे में जैकोबिन क्लब में चर्चा होंगी, बात होंगी, डिस्कशन होंगी। अगर नीति अच्छा है तब तो ठीक है, जैसे ही ख़राब लगा तो वही है, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो वही है जैकोबिन क्लब्स। ओके, इसके बाद आगे दिया गया है कि विथ द हेल्प ऑफ जैकोबिन क्लब मेंबर्स द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ फ्रेंच आर्मीज इंटर्स इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड इटली इन 1790। यानी जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स थे, जैसे ऊपर में हमने देखा कि जो जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे वो स्टूडेंट्स थे और पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे। तो उन्होंने जो फ्रेंच आर्मीज़ के जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे उनकी मदद की, ताकि वो हॉलैंड में, बेल्जियम में, इटली में और स्विट्ज़रलैंड में वो आ सके। और जो भी फ्रांस में जिस तरह से उन्होंने राजाओं महाराजाओं को हटाया था, या फिर जो भी घटना घटी थी एक तरफ से हम बोल सकते हैं फ्रांस में, तो उसी तरह के जो चेंजेस है वो बाकी इन जगहों पर भी लाएँ। ठीक है, ऐसे और भी वहाँ पे सिटीज़ थे तो वहाँ पर भी लाएगा, लेकिन ये सब सारे नज़दीक में थे फ्रांस के, ये सब सारे नज़दीक में थे, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया भी है। देखो यहाँ पे ये फ्रांस है, तो फ्रांस के यहाँ पे नज़दीक है, देखो स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, यहाँ पे बेल्जियम है, देन इधर नीदरलैंड है, ये सब सारे फ्रांस के नज़दीक थे। इस वजह से जो भी फ्रांस में घटनाएं घटी थी तो वहाँ पे इन सब जगहों पे पता चल गई थी, और ये सामने भी था। इस वजह से जो फ्रांस के जो आर्मीज़ रिवॉल्यूशनरीज़ के रूप में थे तो वो वहाँ पे चले गए थे विद द हेल्प ऑफ जैकोबिन क्लब मेंबर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। देन आगे दिया गया है द फ्रेंच आर्मीज़ बिगैन कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म टू यूरोप। यानी कि इसके बाद जो फ्रांसीसी सेनाएं थी वो जो भी नेशनलिज्म के विचार थे वो विदेशों में ले जाना शुरू किया। यानी कि यहाँ 4 जगहों पे तो ये नेशनलिज्म का आइडिया आया ही आया, और इन चारों सिटीज़ के अलावे भी दूसरे सिटीज़ में भी जो भी नेशनलिज्म के आइडियाज़ थे उनको ले जाना शुरू किया। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हुआ था नेशनलिज्म का? फ्रांस से, इस बात को याद रखना। ठीक है, नेशनलिज्म की जो शुरुआत हुई थी वो फ्रांस में हुई थी। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं नेपोलियन के बारे में। अभी तक तो फ्रांस में सब कुछ सही चल रहा था, जो फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज़ थे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था वो सब सारे चेंजेस करके। तो अब नेपोलियन क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। नेपोलियन फ्रांस में 1799 में आए थे। दे रूल्ड फ्रांस फ्रॉम 1799 टू 1815। 1799 से 1815 तक उन्होंने फ्रांस में राज किया, यानी शासन किया। फ्रांस केम अंडर नेपोलियंस कंट्रोल। जो फ्रांस था वो नेपोलियन के कंट्रोल में आ गया था। दे ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड दीज चेंजेस इन द नाइबरिंग कंट्रीज़ ऑफ फ्रांस।
और कंट्रोल में आ जाने के बाद जब फ्रांस कंट्रोल में आ गया तो उसके आसपास में जो भी सिटीज़ थे, जैसे ऊपर में मैंने आप लोग को आसपास के सिटीज़ बताए थे, जैसे बेल्जियम था, चाहे इटली था, ठीक है, तो उन जगहों पर भी जो भी नेपोलियन थे उनको भी अपने कंट्रोल में ले लिए थे, क्योंकि फ्रांस का वहाँ पे कंट्रोल था। तो फ्रांस को अगर ये कंट्रोल में कर लिए तो वहाँ पर भी वो कंट्रोल में हो गया, ठीक है। देन 1804 में उनके तरफ से एक सिविल कोड लाया गया जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसको 1804 कर लेना, ठीक है। 1804 में नेपोलियन के तरफ से एक कोड लाया गया जिसका नाम दिया गया सिविल कोड, जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। तो इस सिविल कोड के क्या क्या प्रोविज़न्स थे इसको समझ लेते हैं। तो ये जो प्रोविज़न्स दिए हुए हैं ये एग्जामिनेशंस में आते हैं, इसको अच्छे से याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, ओके। सो इस सिविल कोड में दिया गया था, फर्स्ट में है इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के नज़र में सभी लोग बराबर होंगे। एक तो वहाँ पे फ्रांस के जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे वो तो एक अच्छा काम करके ही गए, अब इनको और बेहतर कौन बना रहा है, नेपोलियन बना रहे हैं, ठीक है। सेकेंड में है राइट टू प्रॉपर्टी, सबको संपत्ति का अधिकार मिलेगा। आगे दिया गया है एबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम। तो फ्यूडल सिस्टम क्या होता है कि जो लोअर कास्ट के लोग थे वो अपर कास्ट के अंडर में काम करते थे, वो भी बिना पैसे के, तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था। अब उनको बिना पैसों के काम करने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट आगे यहाँ पे दिया गया है फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम, यानी सर्फडॉम से जो पीजेंट्स थे यानी जो किसान थे उनको फ्री कर दिया गया, उनको आज़ाद कर दिया गया। कहने का मतलब क्या है कि जो ज़मींदार थे उनके पास जो किसान थे वो बिना पैसों के काम करते थे। जैसे ऊपर में हमने यहाँ पे देखा कि ये अपर कास्ट के लोग, जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको बिना पैसों के काम करवाते थे। इसी तरह से जो ज़मींदार लोग थे वो भी किसानों को बिना पैसों के काम करवाते थे। तो उनको वो जो सिस्टम था कि जो किसान थे उनको काम करना पड़ रहा है वो बिना पैसों के, तो उस चीज़ को वो फिर से हटाया गया। देन आगे है गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव्ड, यानी शहर से बाहर आने जाने पर व्यापारियों को एक टैक्स देना पड़ता था, तो उस टैक्स को भी अब हटा दिया गया, यानी अब बिजनेस करने के लिए अब उनको टैक्स देना नहीं पड़ने लगा। देन आगे है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड, वही है ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इसको इम्प्रूव कर दिया गया, आने जाने का जो भी साधन है इसको अच्छा किया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इतनी सारी काम जो है नेपोलियन ने किया था, तो ऑब्वियसली ये सब सारे कामों को देख के सबको एक क्या करेगा, नेपोलियन की तारीफ़ करेगा, सबको नेपोलियन को अच्छा बोलेगा, तो वही है। लेकिन यहाँ पे ये सब सारी तो अच्छे काम किए, ये सब जो प्रावधान थे उन प्रावधानों में दिया गया है कि नेपोलियन की तरफ से कुछ अच्छे काम किए गए, लेकिन आगे यहाँ पे नेपोलियन की कुछ कमियाँ भी दी गई हैं। जैसे फर्स्ट ड्रॉबैक में दिया गया है कि इंक्रीज्ड टैक्स, यानी कि टैक्स को बढ़ा दिया गया। दूसरा है सेंसरशिप वेयर इम्पोज्ड, यानी नेपोलियन के खिलाफ अगर किसी ने कुछ भी कहा तो उसको डायरेक्टली मार दिया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, तो आप नेपोलियन के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। थर्ड है कि फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, यानी फ्रेंच आर्मी में ज़बरदस्ती युद्ध लड़ने के लिए उनको ज्वाइन किया जाने लगा। उनको रूल करना था पूरे यूरोप में उनको रूल करना था। इसके वजह से जो फ्रेंच के आर्मी में जो भी लोग थे उनको फ्रेंच आर्मीज़ में फोर्सली ज्वाइन किया जाने लगा, ठीक है। तो अब इन कमियों को देखकर लोग नेपोलियन को नापसंद करने लगे। पहले तो देखा उन्होंने कि जो नेपोलियन थे काफ़ी अच्छा काम किया, सिविल कोड ला के बहुत सारे प्रावधान लाए, तो उनको अच्छा लगा, नेपोलियन पसंद आए। लेकिन देखा कि जितना उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा है, वो तो डायरेक्टली मार दे रहा है कि आप नेपोलियन कुछ भी करे ठीक है, लेकिन आप उसके खिलाफ़ कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे लोगों को अच्छा नहीं लगा वो चीज़। अच्छा, ज़बरदस्ती आर्मी में भेजा जा रहा है, जाओ युद्ध लड़ो, तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई और नेपोलियन को नापसंद करने लगे। तो इस तरह से जो हम लोग का जो फर्स्ट ये टॉपिक था ये हम लोग का ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हम लोग का सेकेंड टॉपिक है जो कि हम दूसरे वीडियोज़ में पढ़ेंगे और हम ये बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए लेकर आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।